हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों के बीच एक बार फिर से। और आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम में अपना परचम लहराइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है वो आपका क्लास 10th के लिए है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ध्यान रखें, ये सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में मैं आपको इसको समझाता हूँ, किसमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। किसी केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेने वाले, इन्वॉल्व होने वाली जो कोई मैटर होते हैं, जो कोई सब्सटेंस होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पाद, उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑप्शन 2 अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट कहा जाता है। फिर उत्प्रेरक, जिसे कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। फिर विलायक, तो याद रखिए जिसको सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा वो देखिए ध्यान से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेती है ना, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे मैं वाटर का फॉर्मेशन कराता हूँ, सपोज दैट, तो H2 और प्लस में O2, ये दोनों मिलेंगे तब जा करके CO2 का निर्माण होगा। तो ऐसी कंडीशन में रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। और अभिकारक जो होता है वो हमेशा एरो के बाईं ओर होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशन में देखिए H2 एरो की बाईं ओर है, ठीक है, O2 एरो की बाईं ओर है। तो इस प्रकार से H2 भी अभिकारक है और O2 भी अभिकारक है। वहीं एरो के दाईं ओर जो है नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद हो रहा है। तो ये नए पदार्थ बनने वाले जो हैं ये उत्पाद होंगे। तो यहाँ जो CO2 दिखाई दे रहा है ये आपका उत्पाद होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं तो एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, दूसरा रिएक्शन से आप देखिए और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो दूसरे रिएक्शन में क्या है कि जैसे कि मान लो मैंने ले लिया CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, H2O। ठीक है, H2O क्या है, वाटर। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो ऐसे कंडीशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, CaOH का हॉल्ट वाइज। ध्यान रखिएगा, CaOH का हॉल्ट वाइज। ये CaOH का हॉल्ट वाइज क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये CaO जो होता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग जल के साथ कराते हैं ना, तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। वैन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर देन इज फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला CaOH का हॉल्ट वाइज होता है, जो स्क्रीन पे मैंने अभी लिखा है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये बिना बुझा हुआ चूना है, जिसको हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बड़ा प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ। तो इसी से यहाँ जो बन रहा है उत्पाद के रूप में, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैक्ट लाइम के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बन रहा है वो इस प्रकार से। तो बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र CaO। बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सूत्र जो CaOH का हॉल्ट वाइज है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर एरो की बाईं ओर अगर देखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये भी अभिकारक है। H2O है, वो भी अभिकारक है। लेकिन एरो के दाईं ओर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जिसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक है और ऑप्शन के साथ आपको देता है, तो अभिक्रिया की बाईं ओर वाला को आप अभिकारक में शामिल कीजिएगा और अभिक्रिया के दाईं ओर वाला को आप उत्पाद में शामिल कीजिएगा। तब तक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी जस्ट बताया कि CaO, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग H2O के साथ करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में Ca, ठीक है, वो H का हॉल्ट वाइज इसका फॉर्मेशन होता है। तो CaOH का हॉल्ट वाइज नई पदार्थ बन रहा है। ये जो नया पदार्थ बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस नए पदार्थ को हम लोग नाम देंगे उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप जो बनने वाले नए पदार्थ होते हैं उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे और भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, इसे क्या करता हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं जलाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के ऊपर
जिसके कार्बोनेट की परत होती है उसको साफ़ करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं, जिसको रेगमाल से रगड़ कर साफ़ किया जाता है। रेगमाल जिसको सैंड पेपर के नाम से जाना जाता है, कई बार ये भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये आपका बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं, तो ये दोनों अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ठीक है। लेकिन नए पदार्थ यहाँ बन क्या रहा है, MgO, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नए पदार्थ जो निर्माण हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं उत्पाद, ठीक है। तो देखिए इसका इस हिसाब से इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ मतलब केमिकल रिएक्शन के संपन्न होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, जो नई चीज़ें बन रही है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक अभिक्रिया के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। देखिए जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो उसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो देखिए उसमें रंग में परिवर्तन होता है। जैसे आप खुद समझ सकते हैं कोई भी चीज़ें, जैसे कोई चीज़ का रिएक्शन आप करवाओगे तो उसमें कलर में चेंजिंग आएगा, ठीक है। या तो यूँ ही सोच लो कि आम पक रहा है तो आम पकने के बाद देखिएगा उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ को जलाइए वो अलग कलर का होता है, जलने के बाद जब राख बनेगी अलग रंग का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रंग में परिवर्तन होता है। पहली कंडीशन तो ये। गैसों का निकलना, ठीक है। जब कोई चीज़ सड़ती है तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दुर्गंध भी निकलती है, बहुत सारी गैसें भी निकलती है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। कोई चीज़ को जलाते तो वहाँ भी, ठीक है। तो गैसों का निकलना भी है। ताप में परिवर्तन, अब जलाओगे गैस निकलेंगे उससे टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है वो घटित होती है रासायनिक अभिक्रिया के टाइम में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। रंग में भी परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के समय कौन कौन सी इवेंट जो होती है वो घटित होती है, ठीक है। तो पहले कलर में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। गैस वगैरह जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ जो है वो बोल रहा है बुझा हुआ चूना का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो आपका बुझा हुआ चूना बोल रहा है। ये बुझा हुआ चूना जिसको अभी जस्ट हमने बताया कि CaOH का हॉल्ट वाइज, ये आपका जो है ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, जब इसके साथ कराते हैं ना तो ये बनाता है चूना पत्थर, ठीक है। CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। अब ये फॉर्मेशन होता कब है वो थोड़ी समझने का प्रयास करो, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किस हिसाब से ये होता है वो देखना है, ठीक है। बुझा हुआ चूना का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो सबसे पहले बुझा हुआ चूना कब बना, जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, ठीक है, अभिक्रिया किया किसके साथ बताओ, H2O के साथ, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन गया, CaOH का हॉल्ट वाइज। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये CaOH का जो हॉल्ट वाइज होता है एक प्रकार का चूना है, ठीक है, जलीय अवस्था में। इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए जब दीवार पे पेंट करते हैं तो 3-4 दिनों तक लगातार रिएक्शन करता है धीमी गति से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये बनाता है आपका Ca, ठीक है, CO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। हर एक प्रकार का चमकदार पदार्थ होता है। इसे 3-4 दिनों के बाद दीवार पे चमक आना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस हिसाब से आपका जो बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है वो देख लीजिए आप। इस हिसाब से आपका जो यहाँ बन रहा है वो आपका बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला, बोलो बोलो, सब लोग बोलिए एक बार, अपने से सोचने हैं भी बोलना भी। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम ऑक्साइड अभी जस्ट बताएं इसका सूत्र CaO, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। मैग्नीशियम MgCO3 होता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी NaHCO3 होता है। तो वो भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। अभी जस्ट मैंने बताया था बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सेलेक्ट लाइम को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं क्विक लाइम को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा सूत्र Ca वो होगा ये कैल्शियम ऑक्साइड, और वहीं बुझा हुआ चूना का CaOH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेगा तो आपका हो जाएगा Ca, ठीक है, CaCO3, किसका होगा CaCO3, CaCO3 किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी सूत्र आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है,
तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम जैसे बताएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। और चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जिसको मिल्क को आप मैग्नीशिया के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका एंटा एसिड के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। उसका जो सूत्र होता है वो MgOH का, ठीक है, होल्ट वाइज, MgOH का होल्ट वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्ट वाइज, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसका यूज कहाँ किया जाता है बताओ, एंटासिड के रूप में, ठीक है। जब पेट में अधिक मात्रा में अम्ल हो जाती है तब ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, अम्लता को कम करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अब जस्ट मैंने बताया कि बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होगा वो आपका Ca वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होगा CaOH का होल्ट वाइज होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं अगर वो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और ये हो जाएगा आपका। और नीचे जो लिखा हुआ ये Na2CO3 ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। एक होता है धवन सोडा, उसका होता है Na2CO3.10H2O। वहीं एक होता है खाने वाला सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब बोलता है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होगा। अब देखिए फेरस सल्फेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, FeSO4 जब इसको हीट किया जाता है, ट्रायंगल दे दिए साइन, मतलब हीट किया जाता है तो ये बनाता है आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 प्लस में बनाता है SO2 और प्लस में बनाता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या हो रहा है, ये एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें एक अभिकारक उष्मा पा करके टूटता है, क्योंकि उष्मा मिलेगा उसको तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी, फिर अपने आप को तोड़ने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि FeSO4 जो है अपने आप को तोड़ने लगता है, तोड़ने के बाद बनाता है फेरिक ऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर पूछेगा कि फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो यह कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ जो अभिक्रिया संपन्न होगी वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन फेरस सल्फेट को गर्म करने पर बनता क्या है, तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, सिर्फ मेरे पास रिवीजन कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 30 में 30 एकदम क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होने वाला है, देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी जस्ट बताइए कि फेरिक ऑक्साइड बनेगा, तो फेरिक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिल्वर नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सही सूत्र जो होता है आपका AgNO3 होता है, ठीक है, AgNO3 ये आपका जो हो गया सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक। AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। NaNO3 एक्चुअली में सूत्र कोई हो सकता है कहीं 2 कहीं 3 है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये उसकी वैलेंसी के आधार पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस हिसाब से ऑप्शन आपका हो जाएगा AgNO3। एक चीज़ मुझे बताइएगा अब इसी चैप्टर में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो ग्राफर होता है वहाँ किया जाता है उसको निकालने के लिए, या आप बताइएगा मुझे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन को यूज कहाँ किया जाता है। उम्मीद है कि आप बताएंगे ज़रूर, तो कमेंट में बताइएगा और आप लोग कमेंट किया करें, ठीक है। और दोस्तों को शेयर किया गया। इस चैनल पे आपको SST और साइंस का भरपूर मात्रा में मिलेगा, पूरा फायदेमंद होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएगा ना, वैन 2 and 2 रिएक्टेंट आर कंबाइन टू ईच अदर, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ H2 प्लस O2, क्या 2 अभिकारक है और अभिक्रिया करने के बाद ये बना दिया H2O। यहाँ पे 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है सिर्फ H2O, तो ये कंबाइंड हो गए दोनों ना, कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस H2O, CaOH का होल्ट वाइज बन रहा है बिना बुझा हुआ चूना को, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो जलाने में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता ही क्या है, यही तो होता है वैन 2 and मोर देन 2 रिएक्टेंट, 2 अभिकारक हो सकता है, 2 से अधिक हो सकता है, जब भी आपस में मिलेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे, एक उत्पाद बनेगा। तो ऐसे
अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसी में अगर देखोगे तो आपको सही से दिखेगा अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ये वियोजन अभिक्रिया, इसमें टूटेगा, एक अभिकारक टूटेगा, टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, वहीं विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, इसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ेंगे, अम्ल क्षारक लवण में। इसमें क्या होता है, जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब एसिड बेस के साथ, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, जिस अभिक्रिया में अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं या तो वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए Ca, ठीक है, CaCO3, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये आपका टूट करके CO बनाएगा और प्लस में CO2 बनाएगा। अब इसमें क्या दिख रही हो, हमने जस्ट बताया कि एरो के जो बाईं ओर होता है, माइंड में एकदम गांठ बन के दिमाग में सेट कर लो भैया। ठीक है, कि झारखंड में हम लोग जैक बोर्ड को इस बार तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एकदम हर हाल में हर सवाल को उड़ा देना है। ठीक है, डरना नहीं है। तो अभिक्रिया एरो के जो पहले होता है, एरो के जो पहले होता है वो अभिकारक कहलाता है। तो CaCO3 जो आपका है वो अभिकारक है, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो नई चीज़ें बन रही है, अभिक्रिया के बाद नई पदार्थ जो बन रहा है वो उत्पाद है। तो उत्पाद यहाँ क्या है, CaO प्लस CO2। तो जब एक अभिकारक हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो इसमें काइनेटिक नहीं जाती, इसमें एनर्जी आता है, यानी टूटने लगता है। और टूटने के बाद ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड अपना कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो क्या एक अभिकारक टूट रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजित हो रही, टूट रही है, डिकम्पोज कर जा रही है, इसी इसका नाम हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहीं अगर देखा जाए तो और भी रिएक्शन इसको लिया जा सकता है। बड़ी और रिएक्शन क्या अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है FeSO4, ठीक है, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में अभी जस्ट बताएं कि फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, ठीक है, प्लस में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और प्लस में क्या बनता है, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या इसमें भी तो एक अभिकारक टूट करके तीन उत्पाद बना रहे हैं, तो ये भी तो आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसमें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है, तो रेडॉक्स बन जाता है। ठीक है, वो भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब हम लोग CaCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, इसको गर्म करते हैं, तो ये आपका CaO और प्लस में CO2 में टूट जाता है एनर्जी पाने के बाद। ठीक है, मूवमेंट करने लगती है, फिर ये टूट जाता है, और टूटने के बाद देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ऐसे कंडीशन में ये वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है वो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, आपको सही पता चल गया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ताकि उसमें कार्बोनेट की जो परत होती है ना, कार्बोनेट की, वो साफ हो सके। ठीक है, कई बार तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी लग जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, सैंड पेपर से उसको साफ करते थे, जिसको हम लोग रेगमाल बोलते थे। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा वो सैंड पेपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे अगला कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन एक प्रकार का जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, और ये क्या होता है, जब इसको अगर इसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर चीज़ें खराब हो जाएगी। तो वही ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए वो, उससे बचाने के लिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस प्रभावित। जैसे चिप्स वगैरह का थैला देखे होंगे आप लोग, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट आता है, ठीक है, लेज पैकेट वगैरह, उसमें देखे होंगे खासकर ये नाइट्रोजन गैस ही उसमें डाल दिया जाता है। कुछ अक्रिय गैस है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से अक्रिय गैस है वो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं लोहे की वस्तु के ऊपर जस्ते की पर चढ़ाने को क्या कहते हैं। देखिए लोहे की वस्तु का लॉन्ग टाइम तक आप पर्यावरण में खुले छोड़ दोगे ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पर्यावरण में जो ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, पर्यावरण में कुछ मात्रा में जो एयर के साथ जो वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है, ठीक है, जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी से ही रिएक्ट करता है आयरन वगैरह, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये आयरन अपने ऊपर एक भूरे रंग की परत बनाए रखती है, ब्राउन कलर का, ठीक है, Fe2O3.XH2, जिसको जंग के नाम से जाना जाता है। अब इस जंग जब लगेगा तो संचालित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसको खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की भी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की एक लेप किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। मिश्र धातु में इसमें दो या दो से अधिक धातु होते हैं, या तो एक धातु एक धातु को मिलाकर भी मिश्र धातु बनाया जाता है। जैसे अगर देखो कांसा तो मिश्र धातु है, कांसा में क्या क्या मिलाया जाता है भैया? तो कांसा में देखोगे तो कॉपर होता है और साथ में टीन होता है, तब कांसा बनता है। फिर कॉपर को अगर जिंक के साथ मिला देंगे तो आपका बन जाएगा पीतल। वहीं अगर देखोगे, ठीक है, तो टीन के साथ अगर हम लोग लेड को मिला देंगे, ठीक है, लेड पीबी, ठीक, तो ऐसे करने में सोल्डर या तो फ्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेरे साथ आप भी लगातार सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, लगातार आपको लगे रहना और देखना है कि किस प्रकार से चीज़ें हो पा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका यहाँ वो क्या हो रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिख रहा है कि ZnO प्लस सी वो, नहीं सॉरी ZnO प्लस सी मतलब जिंक ऑक्साइड, और यहाँ आपको दिख रहा है जो जिंक ऑक्साइड के साथ में वो क्या दिख रहा है, कार्बन, ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका Zn प्लस CO बन रहा है। बोला कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो जाए और कौन रिड्यूज हो जा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज कौन हो जा रहा है, मतलब उपचयित कौन हो जा रहा है। तो उपचयित, देखिए एक बात तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी उपचयित और अपचयित पदार्थ की बात आएगा एग्जाम में एक आने वाली है, ठीक है, और भी पार्ट आएगा तो उसमें कई बार मैं आपको करवा दूंगा। तो इसमें अगर देखिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि हमेशा जो उपचयित पदार्थ होते हैं ना वो एरो की हमेशा आपको बाईं ओर रहता है, चाहे उपचयित पदार्थ हो चाहे अपचयित पदार्थ हो। जिसकी भी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का लेस हो रहा होगा, ऑक्सीजन घट रहा होगा, वो पदार्थ अपचयित हो रहा होगा, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा वो पदार्थ उपचयित हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे भी पहचान सकते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है तो ऑक्सीजन देख लेते हैं। जिससे ऑक्सीजन घट रहा होगा वो पदार्थ अपचयित हो रहा होगा। लेकिन ये आंसर आपको एरो के दाईं ओर को टिक करना ही नहीं, जब भी टिक होगा एरो की बाईं ओर को, तो एरो की बाईं ओर देखोगे तो ZnO जो है इसके पास ऑक्सीजन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ZnO के पास ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ZnO अकेले हो गया, Zn सिर्फ हो गया, ऑक्सीजन हट गया, इसलिए यहाँ पे ZnO जो हो रहा है वो अपचयित हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है, ठीक। लेकिन वहीं अगर सी को देखोगे कार्बन को तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया में तो सी के साथ वो है, ऑक्सीजन है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन आया है, इसलिए इसके पास ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अभिक्रिया के बाद वाला टिक मत कर देना है कि जिंक वगैरह या तो कार्बन मोनोक्साइड, वो नहीं, जिंक ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है, इससे ऑक्सीजन खो रही है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कार्बन के पास, जो कार्बन आप देख रहे हो, ठीक है, कार्बन जो आप देख रहे हो ये कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं, लेकिन अभिक्रिया बस आ जा रहा है, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोलते हैं CuSO4 प्लस Fe, एरो में FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ध्यान से CuSO4, यहाँ कॉपर जो है उसकी तुलना में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो होगा वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आयरन सल्फेट बनाए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें अधिक अभिक्रियाशील वाली जो एलिमेंट्स है आपका वो आयरन है, और कॉपर देखोगे सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिविटी सीरीज में तो कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेना, 4-5 रिएक्शन, उसी के अंदर आपका बोर्ड में सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उपचयन और अपचयन के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में उपचयन मतलब उपचयन और अपचयन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में उसको हम लोग जानते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा वो रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसे संयोजन अभिक्रिया बताएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी जैसे बताओ उसमें छेपी अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि अभिकारक अभिक्रिया करके, ठीक है, उत्पाद तो बनाएंगे लेकिन उसके साथ साथ हीट भी रिलीज करेगा तो उसको हम उसमें छेपी बोलेंगे। आप घटना भी बताएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से अधिक क्या होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। बोलते कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण क्या है, अगर पहले देखोगे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला है, दूसरा में AgNO3 NaCl, ये दोनों में क्या होता है दोनों रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है Ag जो है, ठीक है, एक बार उसको सोडियम डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्लोरीन जो है वो नाइट्रेट को, तो एक बार ऐसे कंडीशन में यहाँ दो बार डिस्प्लेस होता है, तो ऐसे कंडीशन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो आयनों के आदान प्रदान हो जाए इन अभिकारकों के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पोटेशियम परमेंट का सही सूत्र क्या है। तो पोटेशियम परमेंट का जो सही सूत्र होता है KMnO4
4 होता है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, ये एंटीसेप्टिक के क्रीम के रूप में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। एंटीसेप्टिक में घाव वगैरह को धोने वगैरह में इसको यूज किया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये जो होता है ना, ऑक्सीकारक है एक प्रकार का, ठीक है, जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, इसलिए एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। कौन बताइए? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं। एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।